दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। जिसका डर था अंततः वही बात हो गई, और वो बात दरअसल भारत के अंदर से नहीं बल्कि भारत के एक बड़े व्यापारिक साझेदार माने जाने वाले अमेरिका से हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और उसके साथ साथ पेनाल्टी लगाने की भी घोषणा की है। और इस टैरिफ के पीछे उन्होंने जो कारण बताया, अपने धड़ाधड़ 2 अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में जो उन्होंने कारण बताया, वो कारण दरअसल ये है, जो कारण वो गिना रहे हैं ट्रंप साहब, उसमें ये साफ साफ कहा है कि भारत हमारा मित्र है और उसने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों की खरीद में रसिया को यानी रूस को वरीयता दी है। साथ साथ ये भी जोड़ा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों की बहुत सी आपूर्ति यानी बहुत ज्यादा खरीदारी रूस से करता है, और रूस जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर अपनी गतिविधियों को बंद नहीं कर रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह चाहता है कि वहां वो अपनी गतिविधियों को बंद करे, ये देखते हुए और मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए ये ठीक बात नहीं है। लिहाजा भारत के साथ, भारत के ऊपर 25% टैरिफ और 25% टैरिफ के साथ साथ जुर्माना यानी पेनाल्टी लगाने की बात भी ट्रंप ने कही है। भारत को अपना दोस्त भी बताया और टैरिफ भी थोपा। इसके साथ थोड़ी ही देर के बाद एक दूसरा ट्वीट भी आया, और उस दूसरे ट्वीट में कह रहे हैं ट्रंप, साफ साफ वो कह रहे हैं कि भारत के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा हो रहा है। क्या ये व्यापार घाटा तभी दिखाई दिया, क्या ये टैरिफ तभी दिखाई दिया जब संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना ट्रंप का नाम लिए विपक्षी दलों और देश के दबाव के बावजूद 140 करोड़ का लोग ये सुनना चाहते थे, पूरा देश ये सुनना चाहता था कि ट्रंप सीज फायर पर जो दावे कर रहे हैं वो दावे सही नहीं है, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन ये बात कही कि दुनिया में किसी ने भी हमसे सीज फायर के लिए नहीं कहा। उसके 24 घंटे के अंदर ही इस तरह का टैरिफ इंपोज करने की नौबत क्यों आई है, और क्या इसके परिणाम होंगे, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, मुद्रास्फीति यानी महंगाई के लेवल पर इसका परिणाम, और इन सब से आगे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जो मौजूदा दौर में बनी हुई है उसमें किस तरह का परिणाम देखने को मिलेगा। इन्हीं परिस्थितियों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है योजना आयोग के पूर्व सदस्य और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। संतोष जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर इस टैरिफ के बाद परिणाम क्या होने वाले हैं भारत जैसे देश में, जहां बहुत बड़ी संख्या बिलो प्रोवर्टी लाइन और गरीबी रेखा के नीचे रहती है, या एपीएल कह सकते हैं, एबव प्रोवर्टी लाइन, निम्न मध्यम वर्ग में। इस टैरिफ के बाद जब पूरी दुनिया डॉलर इकोनॉमी में तब्दील हो चुकी है, संरक्षणवाद की नीति पर अमेरिका चल रहा है, और पूरी दुनिया में डब्ल्यूटीओ और तमाम दूसरे प्रावधानों के माध्यम से, गैट समझौता, डंकल प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से भारत जैसे विकासशील देशों के ऊपर एक दौर में संरक्षणवाद खत्म करने का दबाव बनाया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बातें की गई, और आज अमेरिका फर्स्ट की नीति पर अमेरिका खुद ही चलता हुआ यूएसए दिखाई दे रहा है। और अब टैरिफ लगाने का जो ऐलान हुआ है, इस 25% टैरिफ प्लस पेनाल्टी का क्या परिणाम होना है भारत जैसे देश को? देखिए, मोटी बात पहली तो ये हमारे श्रोताओं को समझना जरूरी है कि ये एक तरीके से उनकी ओर से आत्मघाती कदम भी है। उस पर मैं बाद में आऊंगा, मगर पहले अपने देश के ऊपर जो असर आएगा, प्रभाव आएगा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हमारा कुल निर्यात जो है, कुल सारे देशों को जो निर्यात होता है, वो हमारी जीडीपी का लगभग 2%, सॉरी, वो लगभग 20% है। यूएसए को एक्सपोर्ट उसका 1/10वां भाग है, यानी कि वो लगभग 2 हमारा जीडीपी का है। एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, निर्यात की बात कर रहा हूं। तो कम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमी आएगी एक्सपोर्ट्स में। सिटी रिसर्च ये कह रहा है कि इसमें कमी आने की लगभग सालाना कमी लगभग $7 बिलियन की, $7 बिलियन की, यानी कि मान लीजिए 0.1% ऑफ जीडीपी असर करेगा।
तो जो निर्यात हम चीजें करते हैं वो क्या करते हैं उस पर नजर डाल ली जाए, और वो कितनी श्रम गहन है उस पर रोजगार पे असर हम चर्चा कर सकते हैं। एक तो हम कपड़े यानी कि गारमेंट्स उनको एक्सपोर्ट करते हैं, दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स करते हैं और मशीनरी करते हैं। इन्हीं के आधार पे हमारा उनको निर्यात लगभग $70 बिलियन है। वो उनसे हम आयात बहुत कम करते हैं। इसी वजह, यही रोना है ट्रंप का, जिसकी वजह से 40-50 के बीच में बिलियन डॉलर्स के बीच में सालाना हमारा निर्यात आयात से अधिक है। तो जो उनका हमारा जो ट्रेड सरप्लस है उससे वो बड़े नाराज हैं हमसे, और वो चाहते हैं कई चीजें हमको बेचना, उस पर हम अभी आएंगे। तो वो सबसे बड़ा कारण है। मगर इससे बड़ी बात इस समय ये है अभिषेक कि ये आदमी अपनी औकात पे आ गया। ये आदमी का कोई किसी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। ये हमको बहुत पहले से मालूम था, मगर कुछ हमारे नेगोशिएटर्स इस भ्रम में रहे पिछले कई महीनों से कि बार बार जो चर्चा हमारे उनके बीच में चल रही है उससे असर पड़ेगा और ट्रेड डील हम साइन कर ले जाएंगे। मगर क्योंकि हमारे जो ट्रेड नेगोशिएटर्स थे वो हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर को का बचाव करना चाहते थे, और वो सही कर रहे थे। मगर वो अमेरिकी चाहते थे कि हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर और खुल जाए। हमने इतना तो कह ही दिया था कि आप अपना अखरोट हमको बेच सकते हो, बादाम बेच सकते हो, चीज बेच सकते हो, बर्बन विस्की बेच सकते हो, मगर इसके अतिरिक्त हम ये नहीं मानेंगे कि आप हमको अपना भुट्टा, जो जीएम भुट्टा हैगा, जीएम का मतलब जेनेटिकली उसको, वो भी आप बेच सकते हो। हम ये नहीं मानेंगे कि आप मिल्क पाउडर बेच सकते हो, क्योंकि देखिए मिल्क पाउडर हमारे देश में उनके मिल्क पाउडर की कोई जरूरत नहीं है जी। हम ये भी नहीं चाहते कि वो हमको बहुत तेल और गैस का निर्यात करें, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है। उन्होंने यूरोप के संग, जो अभी ईयू के संग जो डील करी है, उसमें उन्होंने उन यूरोपियंस के ऊपर दबाव डाल करके मनवा लिया है उनसे, और यूरोप के देश 15% टैरिफ देंगे अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, और अमेरिका कुछ भी टैरिफ नहीं देगा। अमेरिका जो देश है वो अगर इंपोर्ट करेगा यूरोप से तो कुछ भी टैरिफ 15% टैरिफ उस पे लगेगा, और यूरोप वाले जो हैं वो बिना टैरिफ के ले लेंगे। अब ये नुकसानदेह है उनके लिए, यूरोप के लिए नुकसानदेह। मगर वो माने, क्यों माने? वो इसलिए माने क्योंकि वो नहीं चाहते कि अमेरिका यूरोप से विड्रॉ कर जाए, नेटो से विड्रॉ कर जाए। वो चाहते हैं कि अमेरिका जो डिफेंस और न्यूक्लियर अम्ब्रेला उनको देता रहा है पिछले 75 साल से, वो देता रहे। भाई हमारे ऊपर कौन सा न्यूक्लियर अम्ब्रेला है? हमें तो कोई उनके सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। यूके टेक दे, ईयू टेक दे, हमें उस तरीके की अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। तो असलियत है अभिषेक भाई कि इस समय स्थिति अब ये बन गई है, क्योंकि ये सज्जन इतना बिना मतलब इतना इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अब हमको अड़ ही जाना पड़ेगा। कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से चीन अड़ गया और ये लोग, इनको मजबूरन मानना पड़ा, तो हमको भी अड़ना पड़ेगा। यही एक सवाल पैदा होता है। ये समझना आपके श्रोताओं का आवश्यक इसलिए है कि अगर आज हम अड़े नहीं
तो अभी हमारी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता चल रही है कई सालों से यूरोप के संग। अगर हमने इनके सामने घुटने टेके तो यूरोप भी हमको घुटने टिकवा देगा जी। और ये चिंता हमको वैसे ही हमको हम पर हावी है जब से यूके के संग ये ट्रेड डील हुई है, क्योंकि यूके के संग ट्रेड डील में हमने कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया है। हमने उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट वाला सेक्टर खोल दिया है। वो ब्रिटिश कंपनियां हमारे यहाँ आ सकती हैं। जब हम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स अगर कुछ बिड इनवाइट करता है, आप समझ रहे हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या कोई भी मिनिस्ट्री हमारी कुछ बिड इनवाइट करती है तो यूके के कंपनियां उसमें बिड कर सकती है। ये अभी तक संभव नहीं था। अब ये एक कॉम्प्रोमाइज है जो मुझे डर है कि ईयू वाले भी अब मांगेंगे। साफ अर्थ ये निकलता है, मैं इसका इन्फेरेंस या तात्पर्य निकाल रहा हूं कि आज आपने इस आदमी के सामने घुटने टेके तो ये और हावी हो जाने वाले हैं। नहीं उल्टा चीन ने घुटने नहीं टेके और उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जी अभिषेक, सवाल कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा एक दूसरा भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी 2007-8 के दौर में, शायद आप उस वक्त योजना आयोग में ही थे, जी जी, रिपब्लिकन की गवर्नमेंट ही थी। आज जैसे ट्रंप रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है, उस वक्त भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी जॉर्ज बुश की। भारत के साथ जो रिश्ते थे वो इस लेवल पर थे कि बिना सीटीबीटी, बिना एनपीटी पर साइन किए यूएस भारत के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा था। जी बिना जी, शर्त न्यूक्लियर डील कर रहा था। वही रिपब्लिकन, वही पॉलिटिकल आउटफिट, वही अमेरिका और वही भारत। आज ऐसा क्या हो गया? पिछले 1.5 दशकों में ऐसा क्या बदल गया कि पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया भारत को लेकर, अमेरिका को लेकर? और वो तब शिफ्ट हुआ सर, वो तब शिफ्ट हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, नरेंद्र मोदी, और वो कहते हैं अगली बार ट्रंप सरकार। वो तब शिफ्ट हुआ जब माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहकर वो संबोधित करते हैं। क्या कारण है? ये तो इनको भ्रम था। अब हमारे देशवासियों को, हमारी रूलिंग पार्टी को अगर ये भ्रम है पिछले 5 साल से 10 साल से, तो इसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, बीमारी का इलाज ट्रंप साहब खुद आपका मुंह खोल के आपके मुंह में डाले दे रहे हैं। इलाज वो डाले दे रहे हैं और आपको अब अकल नहीं आई तो आपको कभी अकल नहीं आने वाली है। देखिए, हम वैसे ही न्यूक्लियर के मामले में आपको याद दिला दूं आपके श्रोताओं को, हमने अभी अनाउंस कर दिया है कि अगर हम अमेरिका से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, और ये चर्चा चल रही है पिछले कई साल से बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें एक्सपेंशन करना है। तो सिविल लायबिलिटी वाला जो क्लॉज था न्यूक्लियर डील में 2008 का, सिविल लायबिलिटी का अर्थ यह होता है कि अगर कोई विस्फोट होता है या हादसा होता है हमारे न्यूक्लियर प्लांट में जो अमेरिकी कंपनी ने यहाँ हमारे देश में लगाया है, तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी लायबिलिटी अमेरिका की कंपनी पर थोपी जाएगी। ये तब से चला आ रहा है मामला जब से वो 1984, आपको याद होगा, यूनियन कार्बाइड का भोपाल में गैस लीक हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद भी वो मुद्दा बना रहा था। तो पॉइंट ये है कि उस पे हमने अभी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हम सिविल लायबिलिटी वाला क्लॉज हमने हटा दिया है। तो अगर देखिए, बड़ी मोटी सी बात है, अगर ये 25% का ये जो इन्होंने टैरिफ लगाया है, वो तो इस वजह से भी लगाया क्योंकि हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं, और हम रूस से खरीदा हुआ ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं जी। अब उसकी स्थिति ये भी समझना आपके श्रोताओं को आवश्यक है, ये कि ये नौबत आई क्यों, कैसे आई कि हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं। भाई, हम इसलिए खरीद रहे हैं कि आपने यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी ईरान पे। ईरान हमारा पुराना मित्र था, ईरान से हमने अपना नाता तोड़ दिया है, और ईरान से हम आयात ऑयल का नहीं कर रहे हैं।
आपने वैसे ही इन अदर वर्ड यानी कि आपने घुटने टेक दिए थे अमेरिका के सामने। अब क्योंकि आपने एक बार घुटने टेके तो अब वो और आपके ऊपर हावी हो गए हैं कि अब आप रूस से भी नहीं ले सकते। अरे भाई, हम उसको रिफाइन करके जो रूस से हम तेल लेते हैं उसको हम बेचते हैं यूरोप के देशों को। यूरोप के देश हमसे क्यों खरीद रहे हैं? हमने तो नहीं कहा कि यूरोप का देश खरीदे, मगर वो खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने, ये आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक है जी, रूस से जो ऑयल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आती थी जो 2022 तक जारी थी, वो पाइपलाइन को यूएस ने उड़ा दिया। बाइडेन ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है कि हमने 22 में नॉर्ड स्ट्रीम को उड़ा दिया। उसका असर क्या हुआ? यूरोप की जो आयातित गैस और ऑयल सप्लाई थी उस पाइपलाइन से आती थी, उससे रूस को जो फायदा था वो तो था ही, उससे सारे यूरोप को फायदा था, जर्मनी को फायदा था। वो नुकसान यूरोप सहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है और वो चाहता ये है कि यूरोप भी उनके अधीन रहे और रूस तो रहे ही, और यूक्रेन भी उनके अधीन रहे। और यूक्रेन की लड़ाई में वो इसीलिए इतना हाथ बटा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हम अगर उनको तेल बेच रहे हैं तो क्या गलत है भाई? देखिए, बड़ी मोटी बात है। अब भारत सरकार को संभल जाना चाहिए कि रूस के संग नाता तोड़ना, ब्रिक्स के संग नाता तोड़ना, चीन के संग नाता तोड़ना और चीन के संग अपने रिश्ते खराब करना, उससे आप पा ये रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के और करीब होता जा रहा है, रूस पाकिस्तान के और करीब होता जा रहा है। तो आपकी विदेश नीति की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं आप स्वयं जी। अगर आप घुटने टेकते रहोगे अमेरिका के सामने तो आपको वो नाको चने चबवा देंगे। मैं आपको किसिंजर की, आपके श्रोताओं को ये बात समझना जरूरी है जी। ये एक वाक्य सुनिए, किसिंजर का वाक्य, 72 वाला क्या वाक्य है, मैं आपके श्रोताओं को सुना देता हूं। टू बी अ एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस, टू बी अ फ्रेंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज फेटल। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। जी जी। अमेरिका का दुश्मन होना घातक हो सकता है, मगर आप अमेरिका के दोस्त हो जाते हैं वो आपको मौत के घाट उतार सकता है। किसिंजर कह रहे हैं जी। उनका रिपब्लिकन आदमी कह रहा है, उनका फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा है, जो एक बड़ा दूरदर्शी और मतलब बौद्धिक व्यक्ति माना जाता है। तब आप सोचिए कि वो कह रहा है और हमारे नेता नहीं समझते। नहीं, कौन यही सवाल तो है संतोष जी, यही सवाल तो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि आप देखिए, ट्रम्प साहब जब दोबारा जीत के आते हैं तो क्या करते हैं? एप्पल को कहते हैं कि भारत से अपनी असेंबलिंग यूनिट हटा लो। तमाम तरह से भारत के अंदर जो नौकरियां सॉफ्टवेयर कंपनियों की आ रही है उस पर उनकी तिरछी नजर होती है। ये तमाम बातें वो कहते हैं। और उधर भारत के प्रधानमंत्री माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उधर आप देखिए भारत के एक बड़े उद्योगपति के ऊपर अमेरिका में एक मुकदमा हुआ पड़ा है, सत्ता के करीबी माने जाते हैं, गोदी सेठ भी कहे जाते हैं। सवाल ये उठता है कि अभी जो टैरिफ लगाया गया है, क्या इस टैरिफ को हटाने के लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरेंडर करेंगे ट्रंप के सामने और कोई बड़ी कीमत वसूली जाएगी अमेरिका की तरफ से? क्योंकि कल संसद में साफ दिखा है कि उन्होंने ट्रंप का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं जुटाई है और इसके बावजूद ये हुआ है। जी राइट। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यही है कि इस पे संसद चल रही है, संसद में एक चर्चा होनी चाहिए, बहुत जल्द होनी चाहिए। हमारे सामने जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट्स लगाने का सवाल है, उसके लिए हमारे पास और भी
ऑल्टरनेटिव्स हैं और भी ऑप्शंस हैं, तो वो संभव है, उनको एक्सप्लोर किया जाएगा, उम्मीद है। और इतना ज़्यादा अमेरिका पे जो निर्भरता और अमेरिका के करीब आने की कोशिशें जो हमारे और देशों के संग रिश्तों को खराब कर रहा है, उम्मीद है उस पर दोबारा सोच होगी। जी नहीं, आप रिश्तों की खराबी की बात तो कर रहे हैं कि रिश्तों को खराब कर रहा है, दोबारा सोचा जाएगा, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि एक तो ठीक है, आपने कहा कि केवल 10% आयात निर्यात यानी इंटरनेशनल ट्रेड का केवल 10% ही यूएस के साथ है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी यही बात कहता है, भारत का इकोनॉमिक सर्वे जी। लेकिन जो प्रो अमेरिकन लॉबी के या अमेरिका से किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित होने वाले जो देश है, उनके साथ जो भारत का व्यापार है, परोक्ष रूप से उनको धमकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है या नहीं होगी कि भारत के साथ अपने ट्रेड संबंधों पर पुनर्विचार करें? नहीं, देखिए, और देश अमेरिका की ये इस तरीके की धमकी अगर अमेरिका देता भी है कि भारत से रिश्ते कम करो या बंद करो, उसमें उस पे असर होने की बहुत कम संभावना है। इससे असर ये होना चाहिए, मुझे बहुत संशय है, हालांकि ये असर होगा, ये असर होना चाहिए कि हमको अपने जो रिश्ते हैं ब्रिक्स के संग वो उनको सुधारना पड़ेगा। आप एक हमारा रवैया देख लीजिए और एक प्रेसिडेंट लूला जो ब्राजील के, उन पर तो और ज्यादा टैरिफ लगाया है। लगाया जरूर है जी, मगर देखिए, हमको और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ट्रंप की रेपुटेशन अब ये उसने अपनी बना ली है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि वो हमेशा अपनी दुम दबा करके भाग लेता है और मुकर जाता है अपनी बात से। तो ये धमकी इन्होंने दी जरूर है, तो मुझे लगता यह है कि होगा ये कि जो ट्रेड डील हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस महीने के अंत तक साइन हो जाएगी, वो ये अब लटकेगी, और ये अब ऐसा लटकेगी कि हमारे जो निर्यातक हैं वो और मार्केट्स ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमी आएगी, मगर इसका खमियाजा अमेरिकी कंज्यूमर भुगतेगा। बात समझिए, इसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं करी है किस तरीके से, क्योंकि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे जो अहम चीज हम उनको निर्यात करते हैं अमेरिका को, वो है हमारी दवाएं, जेनेरिक दवाएं। अमेरिका में और यूरोप में जेनेरिक दवाओं का जो खपत है, कंजम्पशन है, उसका 25 से 30% हमारे देश से आता है जी। अगर वो कम हुआ या उसका दाम बढ़ा, क्योंकि इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया, तो सीधा असर आएगा उपभोक्ता पे, अमेरिकी उपभोक्ता पे। अमेरिका में वैसे ही मुद्रास्फीति दर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट की महंगाई दर बढ़ रही है। अब इन हरकतों का असर ये होगा कि क्योंकि इन्होंने इस तरीके की हरकत की है और इनके सारे जो पदार्थ चीन से आते थे, जो हमारे यहाँ से आते थे, जो सस्ते होते थे, उस पे दाम बढ़ाया है, क्योंकि ये टैरिफ लगाएंगे तो हमारा निर्यात घटेगा, मगर उनका जो जरूरतमंद है वो खरीदेंगे और उन पर दाम बढ़ेगा। जब दाम बढ़ेगा तो उसका असर जाहिर है कि क्या असर होगा, खपत घटेगी। तो देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक असर तो आना निश्चित है, कोई दो राय ही नहीं है कि आगे चलते हुए इनकी ट्रंप साहब की मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से
उपभोक्ता पे, अमेरिकी उपभोक्ता पे रोजगार वहां कम होगा, क्योंकि वहां पर आयात भी कम होगा। और ये उम्मीद इन्होंने करी है कि यूरोप के देश वहां वहां इन्वेस्ट करेंगे, जापान वहां अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। ये तो अब देखा जाएगा कि वो इन्वेस्ट करेगा कि नहीं। घोषणा करने में किसी को क्या। एक बुनियादी सवाल है सर, जी, अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले कि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो हमारा होता है वो एक्सपोर्ट होता है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, तकरीबन 12 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। जी, उस पे असर नहीं आने वाला है। मैं ये वही सब जानना चाहता हूँ, उसकी टेक्निकलिटी को मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो दिखाई दे रहा है, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने प्रोफेशनल्स की संख्या घटाती जा रही है। कल ही देखा कि टीसीएस 12,000 लोगों को निकालने जा रहा है। अभिषेक, उसका कारण अलग है। जी, ये बात सही है कि वो अपना वर्कर्स की में को थ्रो ऑफ कर रहे हैं। वो उसका कारण बहुत साफ है वहां पर, क्योंकि एआई का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल जी, इंटेलिजेंस का जी, इस्तेमाल हो रहा है। अगर वहां एआई का इस्तेमाल हो रहा है तो वो जाहिर है अपनी कॉस्ट्स घटा रहे हैं। तो वो तो होना ही था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये है टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज, नॉट ऑन सर्विसेज। कम से कम अभी तक नहीं कुछ कहा गया है। क्योंकि देखिए, हमारी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स कहीं ज्यादा है हमारी गुड्स के एक्सपोर्ट्स के पर। और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स पे वो अगर टैरिफ लगाते हैं तो उसका और अधिक असर बड़ी बड़ी कंपनियों पे होगा। ट्रंप नहीं चाहते, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियां इनको पैसे देती हैं इलेक्शन जीतने के लिए भाई। जी। एक आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। पिछले 10-11 सालों के दरमियान हमने देखा कि द्विपक्षीय सहयोग को लेकर एक बड़ी गर्मजोशी भारत की तरफ से दिखाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए तो पहली बार मैंने सुना कि मन की बात कार्यक्रम भारत के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने की, बराक ओबामा ने। और प्रधानमंत्री तो उन्हें बराक कहकर संबोधित कर रहे थे, जैसे लगा बचपन में उनके फ्रेंड हो, साथ में पढ़ते हो कहीं अहमदाबाद में। बराक कहकर संबोधित कर रहे थे। नमस्ते ट्रंप भी हुआ, हाउडी मोदी भी हुआ, सब कुछ हुआ। मेडिसन स्क्वायर पर एक बड़ा जलसा भी समोसा कोल्ड ड्रिंक का लालच दे करके भारतीयों को, वहां पर एनआरआई लोगों को बुला करके कराया गया। सब हमने देखा। चूक कहां हुई अंततः? क्या भारत का एक तरफा अमेरिका के सामने सत्ता का दंडवत होना अमेरिका को ऐसा तो नहीं लगा कि वो भारत झुक रहा है, इसकी अपनी कुछ गरज है, जरूरत है, या कुछ परिस्थितियां दूसरी हुई जिससे भारत अमेरिका के बीच दूरियां बनती चली गई? कारण क्या है? आर्थिक और विदेश नीति दोनों पहलुओं को हम अलग करके अब देख नहीं सकते आज के दौर में। इसलिए सवाल एक समग्र परिप्रेक्ष्य में मैंने पूछा आपसे। जी, इसका थोड़ा सा कठिन, मतलब कॉम्प्लेक्स सा जवाब होगा। कॉम्प्लेक्स जवाब इस वजह से होगा कि ये देखिए कि हम कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं हैं अमेरिकी मार्केट में। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है हमारे, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो हैं, उनके अतिरिक्त ऐसे कोई भी पदार्थ हमारे नहीं हैं जो वो और देशों से नहीं ले सकते। तो हम उस स्थिति में कभी नहीं थे जिस स्थिति में चीन है। चीन उनको डरा धमका सकता है, और इसी वजह से हम बड़ी दबी हुई जबान में अपना नेगोशिएशन पिछले कई महीनों से, जब से ट्रंप आए हैं, करने की कोशिश कर रहे थे कि हम शायद बच निकलें। और क्योंकि ये ब्रिक्स पे बड़बड़ करते रहते थे कि आप ब्रिक्स पे मैं लगा दूंगा वगैरह वगैरह, तो हम इस उम्मीद में थे कि शायद, क्योंकि हम यूक्रेन से भी बात करते रहे, हमारे प्रधानमंत्री, और पुतिन से भी बात करते रहे, तो ये उम्मीद थी कि हालांकि हम रूस से तेल का आयात कर रहे हैं तो हम शायद बच निकलेंगे। वो हमारी उम्मीद निरस्त हो गई। उन्होंने हमारी उम्मीद को खारिज कर दिया।
तो अर्थ ये है कि क्योंकि ये आदमी इतना अस्थिर है और अपनी बात मिनट मिनट पे बदलता है और पलट जाता है, तो किसी को भी इस आदमी पे एतबार करना असंभव हो गया है। जी। इसलिए मेरी समझ में मुझे अब लगता यह है कि अब हमारा जो रिश्ता इस देश के संग है, अमेरिका के संग, जी। वो घिसटेगा अगले 3.5 साल इसी प्रकार रो धो करके किसी प्रकार ये निपटेगा। नहीं तो क्या इस परिस्थिति में मोदी जी झुक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कई जगह उनकी आदत रही है। उस आदमी पे झूठ ही नहीं रहेंगे। आप चाहे दंडवत हो जाओ उसके सामने, अब जो उसने कह दिया है जी। तो उसको भी तो अपनी नाक रखनी है ना। उसको अपनी नाक के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। उसको अपनी नाक के अलावा सचमुच में कुछ दिखाई नहीं देता कि मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए हमेशा। और कौन पुतिन, कौन मैक्रों, कौन स्टारमर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक संक्षेप में जवाब चाहेंगे सर आपसे, आखिरी सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहेंगे। आप अभी लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है, वहां किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं मौजूदा परिस्थितियों में? ट्रंप और नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को वैश्विक स्तर पर जो चीजें बदलने की कोशिशें हो रही है, उसमें आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं यूरोप से। तो इस वजह से नेटो ने ये निर्णय ले लिया है कि क्योंकि अमेरिका अब उस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट और शस्त्र नहीं देगा, तो इस वजह से यूरोप ने निर्णय ले लिया है कि आज की तारीख में जो देश 2 या 2.5% जीडीपी का डिफेंस पे खर्च करते हैं, उसको बढ़ा करके दुगना करेंगे। ये एक नेटो का निर्णय है, पहली बात। आयात निर्यात के बारे में हम चर्चा कर चुके, क्योंकि नेगोशिएशन चल रहा था ईयू और यूएसए के बीच में, और वो अग्रीमेंट हो गया है और उसमें ईयू ने घुटने टेक दिए हैं। पहला जो अभी मैंने निर्णय बताया कि 2.5% से 5% ये डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, उसका असर ये होगा कि इनके जो वेलफेयर स्टेट है, यूरोप दुनिया में सबसे अधिक वेलफेयर स्पेंडिंग करता है अपनी जीडीपी की तुलना में। इसीलिए ये बड़ा शाइस्ता देश माने जाते हैं और बड़े सिविलाइज्ड देश माने जाते हैं, जहां वर्किंग क्लास की बड़ी पूछ है, जिस पे अब आघात होगा। क्योंकि अगर आप डिफेंस बढ़ाओगे तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आपकी ग्रोथ रेट बड़ी 2-3-4% पे चल रही है। जर्मनी की ग्रोथ रेट 0 है, इटली की ग्रोथ रेट 1% से कम है, ब्रिटेन की ग्रोथ रेट 1% से कम है। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपना सामरिक खर्च बढ़ाओगे, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, तो वेलफेयर एक्सपेंडिचर घटेगा, उसका और भी असर होगा। एड पे असर, मतलब फॉरेन एड पे असर आएगा, वो घटा दिया है इन्होंने। यूनाइटेड नेशंस की फंडिंग बहुत कम हो गई है, यूनाइटेड नेशंस में भयंकर रूप से रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। तीसरा असर यह आएगा कि ये, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे अभी तक खर्च करते थे, वो सब खर्च कम हो जाएगा, क्योंकि अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और ये अपना वेलफेयर एक्सपेंडिचर को जितना कम काट सकते हैं उतना कम काटने की कोशिश करेंगे। ये 2 बड़े बड़े असर मुझे देखने को मिलना शुरू हो गए हैं, और ये सब बहुत ही दुखदाई है। ये तो भारत में भी यही काम तो नहीं करेंगे मोदी जी? उम्मीद नहीं है, और अगर हुआ ऐसा तो उसका अर्थ ये होगा, अभिषेक जी, कि भारत की जनता जागरूक है और सड़क पे उतर आएगी। और असली आखिरी बात ही मैं कह दूं,
अमेरिका में भी ट्रंप जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें अभी इनकी हद से हद 9 महीने और चलने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उसके पश्चात उसके 26 में ही शुरू में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 1/3 सीट्स का इलेक्शन है जी। उसमें ये जितने नकारात्मक असर इनकी मूर्खतापूर्ण आर्थिक नीतियों की वजह से होंगे, वो उसका खमियाजा अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी खमियाजा भुगतेगी। और भुगतेगी इस प्रकार की ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी बुरी तरीके से उस इलेक्शंस में हारेगी और उसके बाद ट्रंप की स्वयं अकल ठिकाने आ जाएगी। तो बचे हुए 2 साल में उनकी अकल ठिकाने पे रहेगी, उम्मीद है। चलिए देखते हैं ट्रंप की अकल कब ठिकाने आती है। लेकिन फिलहाल भारत की सत्ता ने पिछले 1 दशक के दरमियान नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से ट्रंप के लिए पलक पावड़े बिछाने की कोशिश की, उसका सिला यही मिला है कि तमाम नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी सब किनारे लग गए। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सारा का सारा नैरेटिव फेल हो गया और अंततः भारत को 25% टैरिफ और उसके साथ साथ पेनाल्टी और सबसे बड़ी चीज रूस के साथ रिश्ता रखने की वजह से ये सब काम हो रहा है। इसका खुला ऐलान ट्रंप को करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक नागरिक होने के नाते, पत्रकार के साथ साथ हम नागरिक भी हैं, ट्रंप के इस कदम की बड़ी कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं और इस प्रकार की परिस्थितियों से भारत जैसा देश झुकने वाला नहीं है। हालांकि देश की सत्ता क्या करेगी इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता की जो स्थिति है, कल सबने देखा कि संसद के अंदर ट्रंप का नाम तक लेने से प्रधानमंत्री घबरा रहे थे। तो क्या अब भी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं कराया? इशारों में ही बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल की परिस्थितियों में यही कह सकते हैं कि ट्रंप के सनक पने ने अमेरिका ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक वैश्विक आर्थिक दुष्चक्र में फंसाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। देखते हैं कब इससे राहत मिलती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी आपने समय निकाला। आप भारत से बाहर हैं, यूनाइटेड किंगडम में है, बावजूद इसके आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।